एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो हमने जब पार्ट 2 में समझा था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था और उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए सोवियत संघ के विघटन के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वो पार्ट आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण के और परिणाम के। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या कहते हैं उसे, शॉक थेरेपी के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो शॉक थेरेपी मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब क्या था, वहां पे अर्थव्यवस्था में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। इसका मतलब क्या था, आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब कि पहले तो चोट पहुंचाई और उसके बाद ही खुद ही मरहम लगा रहे हैं। तो ये थी शॉक थेरेपी। इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। 1 मार्कर में अगर क्वेश्चन आएगा कि शॉक थेरेपी क्या थी, तो आप इसको लिख सकते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। बट अगर लॉन्ग में आया कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो शॉक थेरेपी क्या है? साम्यवाद के पतन के बाद, जो साम्यवाद था हमारी समाजवादी व्यवस्था थी, जिसमें कि सभी नागरिकों को सरकार द्वारा सारी चीजें मुहैया कराई जाती थी। मतलब कि वहां पे कोई निजी क्षेत्र नहीं था। तो अब तो उसका पतन हो गया था ना, अब तो समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गई थी। तो साम्यवाद के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप में पूंजीवाद पूंजीवाद जो कि कहाँ पर थी, हमारे यूएसए में। तो इन सब देशों में क्या था, पूंजीवाद की और संक्रमण का मॉडल अपनाया गया। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं साम्यवाद से पूंजीवाद की और जब कि देशों ने एक नई रणनीति अपनाई, एक नया मॉडल अपनाया, उसे ही हम कहेंगे शॉक थेरेपी। तो ये कहाँ पे अपनाया था, रूस, मध्य एशिया गणराज्य, पूर्वी यूरोप में क्या हुआ, पूंजीवाद का एक नया मॉडल अपनाया जो यूएसए में होता था। इसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब कि जो विश्व बैंक थी, हमारी वर्ल्ड बैंक थी और आईएमएफ, उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को शॉक थेरेपी का नाम दिया। अब क्या हुआ, शॉक थेरेपी जब आई तो इसको शॉक थेरेपी क्यों कहते हैं? क्या मतलब शॉक लगा किसी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जो शॉक थेरेपी जब आई तो इसमें क्या किया था, जो भी यूएसएसआर के जितने भी लक्षण थे ना, जितनी भी विशेषता हम लोग ने पढ़ी थी कि वहां पे साम्यवाद था, लोगों को मुहैया कराई जाती थी, निजी क्षेत्र नहीं होता था, तो वो सारी चीजों को खत्म कर दिया, सारी चीजों पे क्रॉस लग गया। अब वहां पे क्या था, मतलब कि निजी क्षेत्र भी होता था, सामूहिक फॉर्म भी होते थे, निजी फॉर्म भी होते थे। और वहां पे जो खेती होती थी पूंजीवादी पद्धति से होती थी, मुक्त व्यापार, लोग व्यापार करने लगे। तो ये सारी चीजें हुई थी उसमें। अब हमने इसमें पढ़ा शॉक थेरेपी वहां पे आई। तो शॉक थेरेपी जब आई, उन्होंने जब, यहाँ पे मैं एक बार इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ कि जब उन्होंने साम्यवाद से किसको अपनाया, पूंजीवाद को, है ना। साम्यवाद से वो लोग किस पर आए, पूंजीवाद से आए। तो इसको शॉक थेरेपी कहा गया था। अब क्यों कहा था, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे? शॉक थेरेपी तो हमने पढ़ लिया, अब इसके परिणाम जानते हैं। जब शॉक थेरेपी उन्होंने ला दी, उन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी ले आए, पूंजीवाद को उन्होंने अपना लिया, तो उसके क्या परिणाम हुए रूस में, मध्य एशिया में। अब हम सोवियत संघ नहीं बोलेंगे, उसकी हम बोलेंगे रूस में, मध्य एशिया में, पूर्वी यूरोप में। मतलब कि इन सब देशों में शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, इसको समझते हैं अभी हम। शॉक थेरेपी का जो हमारा परिणाम होता है, तो इसका पहला परिणाम होता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो उस टाइम क्या था, जब शॉक थेरेपी जब आई थी, तो उसमें क्या था, लोगों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और लोगों को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। लोगों का जीवन एक तरह से कह सकते हैं बदहाल हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था, 90% जो उद्योग थे, अब उस टाइम जो सारे उद्योग थे शॉक थेरेपी से पहले क्या थे, सार्वजनिक उद्योग थे, सरकारी उद्योग थे। तो वो जो सरकारी उद्योग थे, उन्हें क्या था, निजी हाथों में बेचा जा रहा था। ठीक है। अब जब निजी हाथों में बेचा जा रहा था, तो ये काम जो है सरकार नहीं कर रही थी, ये काम कर रही थी बाजार की ताकतें। बाजार में जो लोग रहते हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। तो इसमें क्या था, बहुत बड़ी बड़ी उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया, छोटी मोटी कीमतों में बेचा गया। जिस कारण क्या था, जिस कारण जो ये कदम था उद्योगों को बेचने का, कि उनमें औने पौने दामों में, बहुत कम दामों में इन उद्योगों को बेचे जा रहा था, जिसके कारण ये जो कदम था मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। मटिया मेट करने वाला मतलब कि पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला साबित हुआ। इसे ही हम कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट। तो एक बार फिर से बताती हूँ कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट क्या होती है। तो इसमें क्या था, 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा जा रहा था, और ये काम जो है सरकार नहीं कर रही थी, ये काम बाजार की ताकतें कर रही थी। जिसमें क्या था, उद्योगों को औने पौने दामों में, छोटे मोटे दामों में बेचा जा रहा था, जिसके कारण ये जो कदम था उद्योगों को मटिया मेट करने वाला, मतलब कि तहस नहस करने वाला साबित हुआ। इसे ही हम इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट के नाम से जानते हैं।
तो ये हमारा शॉक थेरेपी का सबसे पहला परिणाम है कि क्या हुआ था जब शॉक थेरेपी आई थी, तो इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल हुई थी। और ठीक है, अब इसके सेकंड पॉइंट को हम आगे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा परिणाम हुआ वो हुआ कि रूसी मुद्रा रूबल, रूस की मुद्रा क्या नाम है, रूबल है, तो उसमें गिरावट है, मतलब कि रूसी मुद्रा की जो रूबल था उसमें गिरावट है। तीसरा पॉइंट है मुद्रास्फीति उर्फ महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी, लोगों की जो सेविंग्स थी, वो खत्म होती गई। फिर फोर्थ पॉइंट है लोगों के खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले जो सोवियत संघ था उसमें सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थी, तो अब तो लोगों को खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा होगा ना, क्योंकि उस टाइम में सरकार द्वारा की राशनिंग प्रणाली चल रही हो कि राशन दिया जाएगा, मुफ्त में कुछ भी हो सकता है कि खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता हो। पर अब लोगों को तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, तो लोगों के खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं रही। अब क्या था मोस्ट इसमें है कि जो फिफ्थ पॉइंट है, जो मोस्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि जीडीपी 1998 में जो हमारे सोवियत संघ की जीडीपी थी वो थोड़ी ऊंची थी, पर 1999 में वही जीडीपी बहुत कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1998 में जो जीडीपी थी वो हमारी 45% थी सोवियत संघ की, वही 1999 में उसकी जो जीडीपी थी वो कम हो गई, 35% हो गई। तो ये सब किसके कारण हुआ? शॉक थेरेपी के कारण हुआ। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जीडीपी 1998 की तुलना में 1999 में काफ़ी कम हो गया। फिर इसमें फिफ्थ सिक्स पॉइंट है कि सरकारी सुविधाएं समाप्त होगी। अब सरकार द्वारा दी जा रही सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, साम्यवाद से हम कहाँ पर आए, पूंजीवाद की ओर। तो सरकारी सुविधाएं समाप्त होगी, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही, लोगों को बुनियादी ज़रूरतें पहले सरकार द्वारा दी जा रही थी, अब वो समाप्त हो गई। जिसके कारण तथा इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग हाशिए पर आ गए। बहुत सारे लोग मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं अपना नरकीय जीवन बिताने लगे, नर्क की तरह जीवन बिताने लगे। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे क्या हुआ, रूस में अमीर गरीब के बीच विभाजन बढ़ गया। जो अमीर होते थे वो और अमीर होते गए, और जो गरीब होते थे वो और गरीब होते गए। तो अमीर गरीब के बीच इसमें विभाजन बढ़ता गया। नेक्स्ट इसके परिणाम पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है हमारा कि इसमें हम समझेंगे कि जब हमारा सोवियत संघ जब विघटन हो गया था, तो उसके बाद क्या थे, 15 गणराज्य सब अलग अलग हो गए। तो इन सब देशों ने क्या किया, अपने संविधान को बहुत हड़बड़ी में तैयार किया, बहुत तेजी से बनाया, बहुत जल्दबाजी में बनाया। जैसे कि हमारा संविधान जब बना था तो उसे कम से कम 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे ना। बट इन्होंने क्या किया, अपने संविधान को बहुत हड़बड़ी में बनाया, जिसमें क्या किया, उन्होंने राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया, और अधिकांश शक्तियां क्या करी, राष्ट्रपति को दे दी। राष्ट्रपति को मतलब कि एक तरह से कहते हैं इसमें व्यक्ति पूजा की खतरा बना रहता है। तो राष्ट्रपति को क्या कर दिया, सारी शक्तियों का राष्ट्रपति को दे दी, सारी शक्तियों का प्रमुख किसको बना दिया, राष्ट्रपति को बना दिया। अब ऐसा ही कुछ हुआ मध्य एशिया में। मध्य एशिया में कौन सी, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में। क्या हुआ, मध्य एशिया में जो ज्यादातर शक्तियां थी किसको दे दी गई थी, राष्ट्रपति को दे दी गई थी। इसके कारण क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल को, पहले तो वो 10 वर्ष तक उनका समय था कि 10 वर्षों के बाद नए राष्ट्रपति आएंगे, बट उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा लिया। इससे क्या हुआ, तानाशाही उत्पन्न हो गई। एक तरह से तानाशाही तो है कि अपने कार्यकाल को और समय तक बढ़ा लिया। तो इसके कारण क्या हुआ, एक तरह से हम इसे देख सकते हैं कि ये शॉक थेरेपी के परिणाम के रूप में उभरा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे 2 देशों के नाम बताएं जहाँ पे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने इस कार्यकाल को 10 वर्षों के लिए बढ़ा लिया था। तो वो देश थे हमारे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, आप याद करेंगे तू, क्या याद करेंगे, तू यानी कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से हमने शॉक थेरेपी के परिणाम को समझा। एक इसमें आप और पॉइंट जान सकते हैं कि जब शॉक थेरेपी आई तो उसके कारण जो बहुत सारे बैंक थे वो क्या थे, दिवालिया हो गए, मतलब कि बैंक खाली हो गए थे। जिसमें से कि आपकी बुक में एक साइड में एक बॉक्स में छोटू सा पिक्चर दिया है इनकॉम, जिसमें से एक बैंक है जिसका नाम है इनकॉम, जो कि दिवालिया हो गया था। तो अब हमने ये शॉक थेरेपी के परिणाम को समझ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, संघर्ष और तनाव। मतलब कि हम जानेंगे कि सोवियत संघ में किस प्रकार की, जब उसका विघटन हो गया तो किस प्रकार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, किस प्रकार वहां पे तनाव का सामना करना पड़ा जो 15 गणराज्य थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें बोला है भारी क्षेत्रों का हस्तक्षेप। मतलब कि अब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, 15 गणराज्य अलग अलग हो गए थे। तो उसके बाद क्या था, बाहरी क्षेत्र जो थे जैसे कि नाटो हो गया, ईयू हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ये सब क्या करने लगे, इस सोवियत संघ में हस्तक्षेप करने लगे, वहां के गणराज्यों में हस्तक्षेप करने लगे ताकि वो उसमें शामिल हो सके, जिसमें कि चाइना भी था, अमेरिका भी था, नाटो, ये सब थे। उसके बाद
क्या हुआ था वहां पे अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन क्या होता है, जब अपने देश के भीतर ही किसी दूसरे देश की मांग की जाती है तो उसे अलगाववादी आंदोलन कहा जाता है। जैसे कि रूस में क्या हुआ था, रूस में चेचन्य और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुआ था। वन मार्कर के लिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वन मार्कर में से लर्न कर लेंगे कि रूस में चेचन्य और दागिस्तान दो ऐसे गणराज्य थे जहां पे अलगाववादी आंदोलन हुआ था, मतलब कि अपने देश के भीतर ही दूसरे देश की मांग की जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है गृह युद्ध। गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्या हुआ था, मतलब गृह युद्ध क्या होता है, जब अपने देश के भीतर ही ना हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अपने देश के भीतर ही, अपने देश के जनता से ही, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो ऐसा गृह युद्ध की स्थिति हुई थी तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान को ना 10 वर्षों तक, मतलब कि लगभग 10 ईयर्स तक उसे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा 2001 तक। यहाँ पे क्योंकि वहां के हमने पढ़ा था तजाकिस्तान में क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने अपने पद का जो था जो समय काल था 10 वर्ष तक बढ़ा लिया था, हमने अभी पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ, तजाकिस्तान में ये हो गया था, तो वहां के लोगों ने विरोध किया जिसके कारण गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो तजाकिस्तान में इसलिए रीजन था, और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है, ये जो सोवियत संघ था जो 15 गणराज्यों में विभाजित हो चुका था, उसके कारण नदी जल हिस्सेदारी पर विवाद होने लगा। नदी जल की हिस्सेदारी कहाँ से, जो नदी है उसका मुंह कहाँ से, इधर कहाँ पे, मतलब ऐसी ऐसी नदी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए। पांचों पॉइंट है अस्थिरता का माहौल। जो सोवियत संघ था वहां पे अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोगों का जीवन बदहाल हो गया था, अशांति वहां पे पूरी तरह फैल गई थी। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि संघर्ष और तनाव में और क्या क्या हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया में जो संसाधन थे, मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं वहां पे उसका विशाल भंडार है मध्य एशिया के गणराज्य में। तो इसमें हमारे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये ऐसे गणराज्य हैं जहाँ पे तेल और गैस के बहुत ज्यादा बड़े उत्पादक के देश हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको इसे याद करना होगा कि कहाँ कहाँ पे तेल और गैस या प्राकृतिक संसाधन विशाल भंडार जहाँ पे पाए जाते हुए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान। ट्रिक क्या है इसको याद करने के लिए, आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं, तुराग। कैसे याद कर सकते हैं, तुराग। तुराग, टी से तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, आर से रूस, ए से अजरबैजान, के से कजाकिस्तान। तो अब ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे तेल और गैस के बहुत बड़े उत्पादक देश थे ये क्षेत्र। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया जो था ना, वो संघर्ष और तनाव के कारण दो हिस्सों में बट गया था, चेक में और स्लोवाकिया में। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि चेकोस्लोवाकिया कितने हिस्सों में बटा, कितने गणराज्यों में बटा, तो 2 गणराज्यों में बटा, चेक और स्लोवाकिया। अब यूगोस्लाविया जो था ना, कई प्रांतों में बटा, बहुत छोटे 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 हिस्सों में बट गया, 3 हिस्सों में बटा, बोस्निया हर्जेगोविनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। तो आप याद करिएगा, अब एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं कि तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश कौन थे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान। ओके, ये हमने पढ़ लिया। चेकोस्लोवाकिया कितने गणराज्यों में बटा, 2 गणराज्यों में बटा, चेक और स्लोवाकिया। अच्छा जी, ये भी हमने जान लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा यूगोस्लाविया कितने हिस्सों में बटा, तो यूगोस्लाविया 3 हिस्सों में बटा, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, तो ये 3 चीजों में बटा था। तो आपको ये चीजें याद कर लेनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है वो है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा मोस्टली हमें पढ़ने को मिलेगा भारत और रूस के संबंध के बारे में। तो इसमें हम भारत और रूस के संबंध के बारे में जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि रूस के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, एकदम अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे हैं रूस के साथ हमारे संबंध, और हाल में अभी भी बने हुए हैं उनके साथ संबंध हमारे। दूसरा, भारत की विदेश नीति में जो है रूस को ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व का सपना देते हैं, मतलब कि दोनों देशों का सपना है कि विश्व राजनीति में कोई एक ध्रुव ना हो, कोई 2 ध्रुव ना हो, बल्कि बहुध्रुव हो, जिसमें कि किसी एक देश का दबदबा ना हो, मतलब कि सब देशों की अलग विदेश नीति हो, सबका अलग अलग निर्णय ले सके, मतलब कि कोई एक ध्रुव ना हो। किसका सपना है, बहुध्रुवीय विश्व का। जैसे भारत भी बहुध्रुवीय विश्व को समर्थन करता है और रशिया भी बहुध्रुवीय विश्व को समर्थन करता है। और क्या, दोनों देश ना यूएनओ को समर्थन करते हैं, मतलब कि यूएनओ की बातों को महत्व देते हैं, कि यूएनओ को अंतिम पंच के रूप में मानते हैं, कि यूएनओ ने अगर ये निर्णय ले लिया तो वो उसको मानते हैं, रूस और भारत। फिर है सभी देशों की स्वतंत्र विदेश नीति। अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं, तो दोनों किसका समर्थन करते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति, कि सभी देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, किसी का उसमें अंकुश ना हो, किसी का उसमें दबदबा ना हो। नेक्स्ट है 2001 में भारत ने रूप लिख दिया यहाँ पे। 2001 में भारत व रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, 2001 में किए थे। नेक्स्ट है
भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे दूसरा बड़ा खरीदार देश है, मतलब कि भारत में जो ज़्यादा अधिकांश हथियार आते हैं वो रूस से आते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है भारत रशिया से हथियार खरीदने में। नेक्स्ट है, भारत में जो तेल आता है, तेल का जो आयात होता है तो वो रूस द्वारा ही किया जाता है, तेल जो है हमें रूस देता है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक परियोजनाओं में, मतलब कि जो भी हमारी तकनीकी या प्रौद्योगिकी योजना में होती है उसमें भी रूस हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत और रूस के संबंध उसमें भी बैठ रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और था, आपकी बुक में स्टार्टिंग में दिया गया था कि भारत और रूस के संबंध इतने अच्छे हैं कि यहाँ के जो एक्टर्स हैं, जैसे इसमें नेम दिया गया आपकी बुक में राज कपूर जी और अमिताभ बच्चन, तो ये जो है इतने फेमस हैं रूस में भी, मतलब इंडिया में तो फेमस है और साथ साथ रूस में भी फेमस है। तो इन सब पॉइंट से पता चलता है कि भारत और रूस के संबंध एकदम नॉर्मल है, सामान्य है, अच्छे हैं और दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता है। तो इस तरह हमने इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये नोट्स अगर चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए कुछ करूँगी, अरेंजमेंट करूँगी जिससे कि आपको ये नोट्स एकदम हैंड रिटन मिल जाए। तो अगर आपको ये ब्लैक बोर्ड वाले नोट्स अच्छे लग रहे हो, वीडियो समझ में आ रही हो, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट अब वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।